नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की लेसन 8 जिसका नाम है जल के विविध अवस्थाओं की यात्रा, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट अपनी एनसीईआरटी बुक से। इसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, तो हमारी समझ में ये तो आता है कि जल की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसकी यात्रा क्या है, तो उसकी यात्रा को हमको समझना चाहिए। और जल की विविध अवस्थाएं जो होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत एक कोटेशन से हुई है जिसमें लिखा हुआ है, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि धरती पर जल चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी धरती पर जल का चक्र नहीं होगा तो जो महासागर हैं, नदियां हैं, वे सभी सूख जाएंगे। तो इसलिए धरती पर जल चक्र का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग। यहाँ पर कुछ बातचीत दी गई है, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये पहला स्टूडेंट कह रहा है कि छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। इनके दिमाग में ये बात आई, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। ठीक है, तो आवी के विचार धीरव से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। अभी बताती है कि हम जल को प्रशीतित यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि यह बर्फ में परिवर्तित होती है। तो ये बोलते हैं ये स्टूडेंट, हाँ मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र यानी फ्रीजर में रखते हैं तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता तो होगा। तो आइए इसकी लोग जांच करते हैं। तो जांच के लिए आगे हमको देखना पड़ेगा। ये कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। कप में बर्फ का टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आपके दिमाग में क्या बात आती है? तो इसका ये अवलोकन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या इसका यह अर्थ है कि बर्फ व जल एक ही पदार्थ है? तो हाँ, बर्फ व जल एक ही पदार्थ है। वह एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती हैं। जल बहता है पर बर्फ नहीं बहती है। जल छलकता है पर बर्फ नहीं छलकती है। ठीक है, तो ये जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच की जा रही है। ठीक है, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच बच्चे लोग किस प्रकार करते हैं? तो जैसे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि खेल के मैदान में जो मिट्टी है, मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। अब इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ये भी आप लोग भी सोच सकते हो। लेकिन उसके पहले ये पॉइंट जो दिया गया है कि जल के विलुप्त होने की जांच क्रिया किस प्रकार करते हैं, तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। इसमें जांच के लिए कोई रासायनिक क्रिया इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि एक फिजिकल क्रिया है जो अपनी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लोग हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप अपने घर से विद्यालय की ओर जा रहा है, तो रास्ते में कुछ गड्ढे हैं। वो सुबह जाते वक्त, बरसात हुई है रात में, सुबह जाते वक्त वो देखते हैं कि गड्ढों में जल भरा हुआ है। लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है, शाम को वापस घर में आते हैं, तो वो देखते हैं कि उन गड्ढों में जल नहीं है। तो उनके दिमाग में ये आता है कि जल विलुप्त हो गया। तो विलुप्त होकर जल गया कहाँ? विलुप्त हो करके जल गया गया कहाँ? उनके दिमाग में क्या, आपके भी दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई हम घर से स्कूल जाते समय हम जो गड्ढे देख रहे हैं, वो गड्ढे जो है जल से भरे हुए हैं, लेकिन अभी वापसी आते समय घर में
घर वापसी आते समय स्कूल से जब हम लोग घर वापस आ रहे हैं तब देख रहे हैं कि उन गड्ढों में जल ही नहीं, तो जल गया कहाँ? ये तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में ये बात आएगी। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या बात है। और एक अवलोकन ये दिया गया है कि थाली में जल है, अर्थात थाली को जब धोया जाता है तो उसमें कुछ जल की मात्रा छूट जाती है, रह जाती है, लेकिन 2-4 घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें जल बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, जल होता ही नहीं है। तो आखिर ये जल जाता कहाँ है? तो ये भी होता है। एक एग्जाम्पल और हमारे सामने आता है कि अक्सर हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, कुछ खाने पीने का मन होता है, तो जब हम लोग का मन हुआ कि हमको डोसा खाना है, हम लोग डोसा खाने जाते हैं और डोसा बनाने वाला क्या करता है कि गर्म तवे पर पानी का छिट्टा मारता है। तो क्या होता है, वो पानी का छिट्टा जो गर्म तवे पर मारता है, वह जल तुरंत ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? तुरंत वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। यही वाष्पीकरण का हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यही वाष्पीकरण का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यही चीजें जो हमारे ग्लोबल प्लेस पे हो रही है, यानी कि जो बच्चे लोग अपने घर से विद्यालय जाते समय भरे हुए गड्ढों को देखे और वापसी आते समय गड्ढे पूरी तरीके से खाली थे, सूखे हुए थे, तो उसमें भी यही क्रिया होती है। सूर्य की गर्मी के कारण उन गड्ढों से जल वाष्पित होकर आसमान में चला जाता है, और इसी क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को वाष्पन कहते हैं या वाष्पीकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस बुक में क्या लिखा हुआ ये देखते हैं कि गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प ही होता है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये दिया गया है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में जलवाष्प अदृश्य होती है। जलवाष्प कैसी होती है? जलवाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति को दृश्यमान बनाती है। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं कि वास्तव में जलवाष्प तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भाप में ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित हमें कैसे दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हम अपने घरों में लेते हैं। जैसे घरों में हम लोग पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने के बाद ज़मीन हमारी गीली हो जाती है, फर्श हमारा गीला हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरीके से फर्श हमारा सूख जाता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों आपस में मेल खा रहे हैं एक और रहस्य के नाम से। इसमें क्या दिया है, तो अगले दिन आवी और थिरव और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उस कांच की गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है? जल की बूंदें दिखाई देती हैं। वो वास्तव में इसी पॉइंट से मिलता जुलता एक प्रमाण है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। वास्तव में जलवाष्प अदृश्य तो होती है, लेकिन जब वायुमंडल में धरती पर वायुमंडल में धरती पर जो है, जब हम लोग ऐसी क्रियाकलाप करते हैं कि किसी कांच के गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, तो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है और हमारे गिलास में जो बर्फ उपस्थित है उसका जो टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। और इसी अंतर के कारण ये क्रिया होती है कि गिलास की सतह पर जल वाष्प की बूंदें संघनित हो जाती हैं, अर्थात गिलास के अंदर जो बर्फ है उसका टेम्परेचर कम है और हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प पाया जाता है, जो जलवाष्प उपस्थित होती है, वो इन टेम्परेचर के बदलाव के कारण हमारे गिलास की ऊपरी सतह में संघनित होकर बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती है।
यही एक रहस्य था और यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझाने की बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इसका प्रमाण चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है। आइए इसको हम लोग एक बार बुक से पढ़ते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपसे स्वयं बातें करती है और एनसीईआरटी बुक हमारी क्रियाकलापों से भरी पड़ी है। हम लोग करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक हमें करके सीखना सिखाती है। ठीक है, देखते हैं इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं एक बार। एक कांच के गिलास में ठंडा जल लें या बर्फ भी डाल सकते हैं। चित्र 8.2 में दिखाए गए चित्र के अनुसार इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी डालें। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका अवलोकन करें। अवलोकन में हमें क्या पता चलता है? अपने अवलोकनों और मन में उठने वाले प्रश्नों को तालिका 8.1 में अंकित करें। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं क्या यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है? यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, कि आगे दिया गया है कि आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। प्रारंभ में जल की बूंदें छोटी थीं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर लेती हैं। आप उपर्युक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी कर सकते हैं और करके देख भी सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आई। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताइए। इसका संभावित कारण यही हो सकता है कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर गिलास की ऊपरी सतह में जल की बूंदों के रूप में आ गई। इसका यही रीजन है। आगे देखते हैं। ये फिर से चर्चा होने लगी। चर्चा क्या हो रही है? मुझे लगता है कि कांच के गिलास में कुछ जल रिस गया होगा। तो ये स्टूडेंट बोलता है नहीं, यह रिस नहीं सकता। कांच के गिलास में जल का स्तर कम हुआ ही नहीं है तो रिसेगा कहाँ से? फिर इन्होंने कहा यह कम हुआ होगा परंतु इतना नहीं हुआ होगा कि जितना देखा जा रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट बोलते हैं एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख जाता है। आपस में बातचीत हो रही है तो इन्होंने बताया कि सामान्य ताप पर हम जब किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। ये लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं और चर्चा करते करते कुछ न कुछ तो उसका निष्कर्ष तो निकलना ही है। ठीक है, इसके बारे में सोचते ही इन लोगों में विचार यही हो रहा है कि वे जल की बूंद आई तो कहाँ से आई। आगे देखते हैं। तो ये इसका जवाब ये यहाँ पर दिया गया है। जवाब ये दिया गया है कि जब वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। सीधा सीधा ये जवाब मिल गया हम लोगों को। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपसे संघनन के बारे में ही डिस्कस किया था और वही बात आपके सामने घूम के आ गई कि ऐसी क्रिया हो रही है तो ये संघनन की प्रक्रिया है। अब आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक इसकी शॉर्ट परिभाषा ये होगी कि जलवाष्प जो हमारे वायुमंडल में है यानी हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वह जलवाष्प संघनित हो जाती है और संघनित होकर के जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही प्रक्रिया संघनन ही कहलाती है। यही प्रक्रिया संघनन ही कहलाती है। ठीक है, और एक बात यहाँ दी गई है करने के लिए कुछ और। ये एक रोचक जानकारी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट मैं करता हूँ, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है।
आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है। जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा अब करेंगे। आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जल ही एक ऐसा मटेरियल है जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, जल ही एक ऐसा मटेरियल है जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ये हम लोगों ने जाना कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज कैसे होती हैं, इसकी कुछ प्रक्रिया भी होती है जिसकी वजह से ये आपस में इंटरचेंज होती है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे प्रधान जो रूप होता है वो होता है जल। क्या होता है? सबसे प्रधान रूप जल होता है। अगर हम लोग जल को किसी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या होता है? जल जो है ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और जब बर्फ ठंडा होकर जमता है तो वो ठोस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, और जब बर्फ ठोस अवस्था में हो जाता है तो ठोस अवस्था में होने के बाद मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाता है। यानी कि जब वो ठोस अवस्था में हो जाता है तो उसको हम लोग ना तो दबा सकते हैं ना फैला सकते हैं, यानी उसका आकार भी निश्चित हो गया, उसका आयतन भी निश्चित हो गया। ठीक है, अब जल की अगली अवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जल का जो मेन फॉर्म है वो है द्रव अवस्था। क्या है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था कैसा होता है? तो द्रव को हम लोग देखते ही हैं, जैसे जल है तो वो बिल्कुल लूज होता है, छलकता हुआ दिखाई देता है। तो इस अवस्था में जब द्रव अवस्था में जल होता है तो उसका जो आकृति है एवं उसका जो आकार है दोनों अनिश्चित होता है। यानी कि जल को यदि हम किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास की आकृति ले लेती है, जबकि मात्रा सेम है। एक गिलास जल हम लेते हैं और एक गिलास जल को हम चाहे उसको गिलास में डाल दे रहे हैं तो वो गिलास का आकार ले रहा है, कटोरी में डाल दे रहे हैं तो कटोरी का आकार ले ले रहा है। अगर यदि उसको बड़े मग में डाल दे रहे हैं तो वो बड़े मग का आकार ले रहा है। यानी कि जल के आकार अलग अलग होते हैं, यानी कि आकृति भी अलग होती है, आयतन सेम होता है। ठीक, सेम आयतन है लेकिन आकृति अलग अलग हो जा रही है। लेकिन यही द्रव को जब गर्म किया जाता है, अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है, जब द्रव उबलने लगता है तो उस अवस्था में जो हमारा जल होता है वो वाष्पित होकर के ऊपर आसमान में जाने लगता है, गैसीय फॉर्म में आ जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? जल का गैस अवस्था। और जल के गैस अवस्था में क्या होता है, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। गैस अवस्था में जल का जो आयतन और आकार होता है दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। चाहे जिस बर्तन में रख दिया जाए वो उसका आकार ले लेता है, उसी के आयतन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। यदि 5 किलो गैस को किसी सिलेंडर में डाल दिया जाए तो उस सिलेंडर का आकार और आयतन ले लेता है। उसी 5 किलो गैस को किसी छोटे सिलेंडर में डाल दिया जाए तो छोटे सिलेंडर का आकार और आयतन ले लेता है। यदि किसी अन्य बर्तन में उसको डाल दिया जाए तो उसका आकार और आयतन ले लेता है। अर्थात मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना, जल की अवस्थाओं में ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं को अगर हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि द्रव को जब ठंडा किया जाता है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। जब वो ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाता है। उसके जो कण होते हैं बहुत ही आपस में
सटे हुए होते हैं। ठीक है, वही जल जब द्रव अवस्था में होता है तो उसका तो आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसका जो कण है वो कण जो है ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं द्रव अवस्था में। वही जल जब गैस अवस्था में आता है तो उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। उसमें जो उपस्थित कण होते हैं उन कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गैस अवस्था में क्या होता है, उसके आकार और आयतन दोनों में अनिश्चितता होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यही बात यहाँ पर समझाया भी गया है, बताया भी गया है। ठीक है, अब क्या बताया गया है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बर्फ यानी ठोस अवस्था अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती नहीं है। ठीक है, अब फिर से जल के बारे में दिया गया है जिसकी अवस्था दूसरी है, द्रव अवस्था। तो आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। द्रव क्या होता है, बहता है और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? तो हाँ, जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जलवाष्प यानी गैसीय अवस्था। अब आप लोग फिर से मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस जो है निश्चित आकार धारण नहीं करती है। जलवाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है। यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है, यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने जैसे गतिविधियों में वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जल वाष्प में योगदान देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप जल की तीव्र अवस्थाओं से परिचित 3 अवस्थाओं से परिचित हो चुके हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल और घी। आइए ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट ये है, हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिया गया है, आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। वायुमंडलीय जल जनित मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान होती है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी, जो संघनन की अवस्था होती है। ठीक, तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शार्ट में समझा भी था और फिर वही बात आपके सामने यहाँ पर पूछी जा रही है। तो एक तो जल है, हमारे सामने जल है। जब हम उसको ठंडा करते हैं और उसका टेम्परेचर माइनस की ओर ले जाते हैं तो वो जल जो है जम जाता है। कैसा होता है, जल जम जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, उसी जो ठोस अवस्था को बर्फ कहते हैं, जल के ठोस अवस्था को बर्फ कहते हैं। और जब हम लोग उसी बर्फ को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। उसको और गर्म करते हैं तो वह जल जो है द्रव अवस्था में बदलने के साथ साथ द्रव वह उबलने लगता है। और उसको हम लोग आगे और गर्म करते हैं तो क्या होता है, वही द्रव वाष्पित होकर आसमान में चला जाता है। तो इस प्रकार से द्रव की तीनों अवस्थाओं में ऐसे ही परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव की पहली अवस्था द्रव, जल की पहली अवस्था द्रव,
तो जल को ठोस में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर माइनस की ओर ले जाना पड़ेगा और वो ठोस बर्फ़ के रूप में बदल जाएगी। और जब उसी बर्फ़ को हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात वह द्रव अवस्था में पुनः आ जाएगी, और उसको और अधिक गर्म करेंगे जब हम लोग, तो वही द्रव अवस्था धीरे धीरे करके वाष्पित होकर वाष्प की अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, उसको वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि अतः हम देख सकते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडे करने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। यही बात तो हमने अभी आपको बताई कि गर्म करने पर वो वाष्पित हो जाता है, ठंडा करने पर वो जम जाता है, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसका प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, इसका प्रोसेस दिया गया है। अगला पॉइंट यह है कि जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े को धोने के बाद उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ने के पश्चात हम लोग उसको धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं, और इस प्रकार से उसमें जो उपस्थित जल है वो धीरे धीरे करके सूखता है, धीरे धीरे करके वो वाष्पित होता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम लोग जब बरसात के मौसम में यही क्रिया करते हैं, तो बरसात के मौसम में कपड़े के सूखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। बरसात के मौसम में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, और जो हम लोग कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उसको निचोड़ कर सूखने के लिए डालते हैं, तो उस कपड़े में भी जल की मात्रा अधिक है और वायुमंडल में भी जलवाष्प की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से कपड़े का जो तापमान है और जलवाष्प का जो तापमान है वो दोनों लगभग बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े के सूखने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में कपड़े निचोड़ने के बाद भी बहुत ही धीमी गति से कपड़े हमारे सूखते हैं, यानी कि हमारे कपड़े से जल के वाष्पित होने की क्रिया स्लो होती है। यही वजह है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां, तो यही परिस्थितियां हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जब अधिक रहेगी तो कपड़े के सूखने का प्रोसेस, गड्ढों में भरे हुए पानी के वाष्प होने का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। यही सबसे मेन वजह भी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी वही बातें बताई गई हैं जल के वाष्पन के बारे में। अगला पॉइंट क्या है, ये दिया गया है कि बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शीतलन प्रभाव। क्या? शीतलन प्रभाव। शीतलन प्रभाव अगर हम लोग देखें तो आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। शीतलन प्रभाव सदैव मिट्टी के बर्तन में ही हमें महसूस होता है, दिखाई देता है। चूँकि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनमें महीन महीन केशिकत्व पाई जाती है, यानी महीन महीन नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो जब हम लोग मिट्टी के बर्तन में जल को डालते हैं और उसको थोड़ी देर वहीं पर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर की सतह से बाहर की सतह की ओर आने लगती है और वह जल वाष्पित होने लगती है। बाहर की वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो भी उस पर प्रभावित होती है, जिसके कारण वो जो जल है वो ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर आज भी बहुत से लोग पीने के लिए ठंडे जल का जब इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में रखते हैं जल को,
ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, ये सुराही का नक जो है बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक, बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर करनी है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, जलवाष्प युक्त वायुमंडल पृथ्वी के आसपास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार जल वाष्प वायु से हल्की होती है, जिसके कारण वह ऊपर उड़ती है। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। तो आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में नदियाँ देखते होंगे, तालाब देखते होंगे, छोटे छोटे सरोवर देखते होंगे। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे देखते होंगे। बरसात के मौसम में उन सभी में जो जल होता है, वो जब धूप निकल आती है तो वो जल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है। और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, वो पूरी तरीके से सूख जाता है। तो आखिर क्या होता है, वह जो जल है वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो जलवाष्प होता है वायुमंडलीय ताप से, जो जलवाष्प होता है उससे अधिक गर्म होती है, और वो जब गर्म होती है तो वो आसमान में ऊपर की ओर जाने लगती है, और आसमान में वो इतना ऊपर चली जाती है कि धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। और इसी तरह उसका टेम्परेचर कम होते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो वहीं वायुमंडल में ऊपरी सतह में जा कर के छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होने लगती है। और जब वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वही जल की बूंदें धरती पर पुनः बरसात के रूप में पुनः वापस आ जाती हैं। तो सारा प्रोसेस किससे है, जलवाष्प से ही है। जो जलवाष्प सूर्य के द्वारा धरती से नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से जल को जलवाष्प के रूप में सूर्य खींचता है, उसको वायुमंडल में लेकर के जाता है, और वही धीरे धीरे संघनित होकर के ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वही जल बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर के हमारी धरती पर पुनः वापस लौट आती है। क्योंकि जब जल संघनित होकर के ऊपर आसमान की ओर जाता है तो वह वहाँ पर जाकर के बादल के रूप में एकत्रित हो जाता है। सफ़ेद सफ़ेद, कभी काले काले, इन्हीं बादलों के रूप में एकत्रित हो जाता है। वो क्या है, वास्तव में वो संघनित जल का भंडारण रूप होता है। संघनित जल का इकट्ठा रूप होता है। वो इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ ऊपर आसमान में जाने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता है। कम होने के बाद वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही पुनः आकर के हमारी धरती पर बरसात के रूप में फिर से लौट आता है। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें, अगर यही प्रोसेस 1 से 2 बार 3 बार हो रहा है, यानी कि जब से धरती बनी है आज तक वही प्रोसेस होता चला आ रहा है, इसी को हम लोग जल चक्र भी कहते हैं। ये देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल चक्र का पूरा प्रोसेस ही दिखाई दे रहा है। ये समुद्र है, तालाब है, नदियां हैं, जो आप कह सकते हैं। यहाँ से ये संघनित होकर जल बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको ऊपर की ओर ले जाने का कार्य सूर्य करता है। सूर्य की गर्मी से ये जल ऊपर आसमान में जाता है, संघनित होकर के बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसका टेम्परेचर जब गिरता है, कम होता है, तो वही जलवाष्प जो है बूंदों के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाती है। इसी प्रकार से क्रम हमेशा से बना हुआ है। जब से धरती बनी है तब से यही प्रोसेस बना हुआ है। इसी प्रोसेस को हम लोग जल चक्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है, और वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है, और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। तो जल के इस प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, आगे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जिसमें संघनन है, वाष्पीकरण है, हिमीकरण है, गैस है,
आर्द्रता है, द्रव है, पिघलना है, ठोस है, जलचक्र है, जलवाष्प है, इन सब की चर्चा भी हम लोगों ने आपस में की है। यही प्रमुख शब्द हैं जो शॉर्ट में समझाने वाले पॉइंट थे और इनकी चर्चा हमने आपसे की। अब यहाँ पर कुछ सारांश दिया गया है जो याद रखने योग्य है। हम सारांश को एक बार पढ़ते हैं और आप लोग उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। अगला पॉइंट, जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस में। अगला पॉइंट, तापन व शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेते हैं। अगला पॉइंट, परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा करती हैं, संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि। अगला पॉइंट, वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन में हम लोग जल रख रहे हैं और केशिकत्व के माध्यम से वो वाष्पित हो रही है, तो वही है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी बूंद परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में पृथ्वी पर पुनः गिर जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवस्थाओं या अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने, संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग किया है। इस प्रकार से हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त होता है, जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। हम लोगों ने आपसे जल की विविध अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की और उसकी यात्रा, ठोस, द्रव और गैस, जलवाष्प, जलचक्र, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा की। आपको इनमें से जो भी पॉइंट समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों से ये वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मदद मिल सके। वो लोग भी बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। ये सारे चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उसके पहले के वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जो पॉइंट उसमें समझ में ना आए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।